नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट फर्स्ट, जिसका सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, शिक्षा एक विज्ञान या कला के रूप में और शिक्षा की प्रक्रिया। उसके बाद में अपन ने विभिन्न विद्वानों को लेकर पढ़ा था शिक्षा का स्वरूप। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ, क्या उद्देश्य, क्या शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या शिक्षण विद्या होनी चाहिए, ये अपना फर्स्ट सब पॉइंट था। अब नेक्स्ट जो है विवेकानंद जी के बाद में आज हम अभी पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, उनके अनुसार शिक्षा के क्या एम्स है, क्या शिक्षा की प्रक्रिया है, क्या उनके शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण विद्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ जी जिनका जन्म 1861 में हुआ और मृत्यु उनकी 1941 यानी 1941 में हुई। रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 1861 में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर अपने महान मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे। उनको विज्ञान तथा मानव शास्त्र का वृहत ज्ञान प्राप्त था। रविंद्रनाथ टैगोर का विश्वास था कि प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम है, अतः सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान के सभी वस्तुओं में प्रेम और मेल की भावना विकसित होनी चाहिए। टैगोर के समय को क्रमबद्ध तथा निष्क्रिय शिक्षा का समाज की आवश्यकताओं से मेल नहीं था, अतः उन्होंने अपने शांति निकेतन नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर अपने स्वप्नों को मूर्त रूप दिया। वे कहते थे कि शिक्षा जीवन के फलस्वरूप होनी चाहिए। यदि वास्तविक जीवन में अलग हो जाएगी तो इससे उसको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। अतः शिक्षा की प्रकृति तथा मनुष्यों के निरंतर संबंधित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की तरह के संपर्क में लाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए रविंद्रनाथ जी टैगोर ने अपनी शिक्षा दर्शन के कुछ आधारभूत सिद्धांत दिए। अब उनकी शिक्षा के जो आधारभूत सिद्धांत थे वो थे कि शिक्षा को सजीव तथा गतिशील होना चाहिए। छात्रों में संगीत, अभिनय तथा चित्रकला की योग्यताओं का विकास होना चाहिए। उनके अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का समुदाय से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। उन्हें सजीव तथा गतिशील होने के लिए व्यापक होना चाहिए। जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देसी प्राथमिक विद्यालयों को फिर से जीवित किया जाना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, शिक्षा बालकों की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण तथा सामंजस्यपूर्ण विकास करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। भारतीय बालक को भारतीय शिक्षा मिलनी चाहिए। ये उनके शिक्षा के सिद्धांत थे जो उन्होंने अपने शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों के अंदर अपने सिद्धांत दिए। पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन तथा सामाजिक आदर्शों का स्थान होना चाहिए। बालकों की शिक्षा नगर से दूर प्रकृति के प्रांगण में होनी चाहिए ताकि शहरों की भीड़ भाड़ में उन्हें शिक्षा में कोई अवदान या बाधा नहीं आए। उन्होंने कहा कि बालक को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, अपितु उसे प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रविंद्रनाथ जी ने अपनी शिक्षा के ये आधारभूत सिद्धांत से जो मैंने आपको अभी समझाया। टैगोर ने शिक्षा का अर्थ यानी रविंद्रनाथ जी टैगोर ने शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करती है। टैगोर ने शिक्षा में प्राचीन आदर्श को स्थान दिया। उन्होंने कहा कि सा विद्या या विमुक्तये
इस आदर्श के अनुसार शिक्षा मनुष्य के आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन मरण से मुक्ति प्रदान करती है। टैगोर ने शिक्षा के प्राचीन आदर्श को राजनीतिक तथा मानसिक दासता से भी मनुष्य की मुक्ति प्रदान करवाती है। अतः मनुष्य को शिक्षा का उस ज्ञान का संग्रह करना चाहिए जो उनके पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ जी टैगोर ने लिखा स्वयं अपने शब्दों में कि सच्ची शिक्षा संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने से उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने तथा उसे अपने जीवन के सच्चे आश्रय का निर्माण करने में होना चाहिए। इस प्रकार रविंद्रनाथ जी टैगोर ने अपने शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत दिए, फिर उन्होंने शिक्षा का अर्थ बताया। अब उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। टैगोर ने जिस प्रकार विवेकानंद जी ने शिक्षा के अपने वो दिए क्या कहते हैं उसको उद्देश्य बताए, उसी प्रकार से रविंद्रनाथ जी टैगोर ने भी अपने शिक्षा के उद्देश्य बताए। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहला शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जिस प्रकार स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है, उसी प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए बालक का विकास शिक्षा का प्रथम और पहला परम उद्देश्य है। उनका कहना था कि शारीरिक विकास के लिए यदि आवश्यक हो तो अध्ययन को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए रविंद्रनाथ जी टैगोर ने कहा कि पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में गोता लगाने, फूलों को तोड़ने अथवा प्रकृति माता के साथ अनेक प्रकार के खेल कूद, उनके साथ शैतानियाँ करके व्यायाम के माध्यम से पौष्टिक भोजन के बल पर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जिस प्रकार रूसों ने अपने शिक्षा के सिद्धांत में प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया, उसी प्रकार रविंद्रनाथ जी टैगोर ने भी प्रकृति को अपने शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब उनका दूसरा शिक्षा का जो उद्देश्य था वह मानसिक विकास। टैगोर के अनुसार शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण जो विकास है वह है बालक का संपूर्ण मानसिक विकास। टैगोर ने एक जगह लिखा कि पुस्तक की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को जो जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास ही सच्ची शिक्षा है। उन्होंने कहा कि कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु जानने की जो शक्ति होती है उनका विकास होता है, जितना कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यानों द्वारा असंभव है। व्यक्ति जो प्रकृति के माध्यम से सीखता है वह कक्षा में दिए गए व्याख्यानों से वह नहीं सीखता है। तो प्रकृति के प्रदत्त जो शिक्षा प्रदान की जाती है उससे बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। अतः उस शिक्षा का टैगोर जी ने सबसे पहले अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। फिर उनका नेक्स्ट जो शिक्षा का उद्देश्य है वह है बालक के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास। आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का होना। हमेशा बालक का नैतिक तथा उसका आध्यात्मिक विकास हो, ऐसी शिक्षा बालक को दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने लेखों में नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों अथवा जीवन के आदर्शों पर प्रकाश डाला है। उनको प्राप्त करने के लिए आत्मानुशासन और शांति, धैर्य, नम्रता, आंतरिक स्वतंत्रता तथा आंतरिक शक्ति तथा ज्ञान को उन्होंने परम आवश्यक बताया है। इस प्रकार उन्होंने शारीरिक विकास के बाद में मानसिक विकास, फिर नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास शिक्षा का मूल उद्देश्य बताया है। फिर नेक्स्ट उन्होंने शिक्षा के जो उद्देश्यों को बताया है वह है समस्त शक्तियों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑल फैकल्टीज़। टैगोर हमेशा ये मानते थे कि बालक के अंदर सभी सुसुप्त शक्तियों का विकास है, उसको मतलब जो अंदर सुसुप्त है उसको उठाना, उसका विकास करना शिक्षा का परम लक्ष्य या परम उद्देश्य होना चाहिए। टैगोर एक महान व्यक्तिवादी थे, अतः उन्होंने शिक्षा के संपूर्ण विकास को वह सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में महत्व देते थे
उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सम्मान तथा स्वतंत्रता प्रदान करना मानते थे, जिन्होंने पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा स्वतंत्र रूप से वह बालक शिक्षा को प्राप्त कर सके। फिर उन्होंने कहा, विवेकानंद जी की बात थी कि राष्ट्रीयता का विकास, जैसे विवेकानंद जी ने अपने शिक्षा का उद्देश्य बताया था कि जिस व्यक्ति में देश प्रेम की भावना नहीं है, वह जिस शिक्षा में देश प्रेम की भावना या देश के लिए प्रेम तथा त्याग का नहीं बताया जाए, वो शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नहीं हो सकती। उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवादी होने के नाते शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का उत्तम एवं सफल साधन माना है। उन्होंने अपने विचारों, लेखों तथा अपनी कविताओं के अनुसार व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किया तथा राष्ट्रीय एकता की बालक में अनुभूति करानी चाहिए। इस तरीके की शिक्षा का उद्देश्य रविंद्रनाथ जी टैगोर का था। लास्ट में उनका शिक्षा का जो उद्देश्य उन्होंने बताया वह है अंतर्राष्ट्रीय अपने दृष्टिकोण का विकास। यानी टैगोर के अनुसार शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है वह है बालक में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। वे अंतर्राष्ट्रीय समाज के समर्थक थे और उन्होंने विश्व में हमेशा एकता स्थापित करने की बात कही। इसीलिए विश्व में एकता स्थापित करने के लिए बच्चे में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। टैगोर ने हमेशा कहा कि शिक्षा के द्वारा बालक को अंतर्राष्ट्रीय समाज के बंधन में बांधा जा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समाज का विकास का प्रयास हमेशा किया जाना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ जी टैगोर के अनुसार कि शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है, उन्होंने क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ मुख्य विषय तथा उसकी क्रियाएं उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बताया। वो विषय तथा जो क्रियाएं हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य के लिए विषय बताए इतिहास, जिससे बालक को इतिहास की जानकारी हो, भूगोल, समस्त भूगोल, क्योंकि हम इस धरती पर रहते तो समस्त ज्योग्राफी का ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान, तथ्यों को एकत्रित कर सत्य का सत्यापन स्थापित करने वाली बात की शिक्षा बच्चों में दी जानी चाहिए। उन्होंने विज्ञान विषय को महत्व दिया और प्रकृति का अध्ययन आदि। रूसो ने हमेशा बालक के सर्वांगीण विकास के लिए प्राकृतिक शिक्षा पर जोर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इतिहास, भूगोल, साहित्य, विज्ञान तथा प्रकृति अध्ययन आदि विषयों को चुना। अब उन्होंने कहा कि क्रियाएं कौन सी होनी चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य के लिए क्या क्रियाएं होनी चाहिए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। सबसे पहले उन्होंने कहा नाटक, फिर भ्रमण के द्वारा बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, जिस क्षेत्र में वो रहता है या जिसमें अपन जहाँ रहते हैं वहाँ अलग अलग क्षेत्रों के बारे में एरियाज़ की जानकारी होनी चाहिए। प्रयोगशाला कार्य, जिससे व्यक्ति अपने विज्ञान की शिक्षा में समृद्ध हो। ड्राइंग, मौलिक रचना, अजायबघर आदि विभिन्न वस्तुओं का संग्रह आदि, ये क्रियाएं उन्होंने अपने शिक्षा के उद्देश्य में शामिल की। अब आता है कि इस पाठ्यक्रम के अलावा और क्या अपने वो क्या कहते हैं उसको पाठ्य क्रियाएं होनी चाहिए, यानी खेलकूद, समाज सेवा, छात्र स्वशासन इत्यादि। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि इस दृष्टिकोण से टैगोर की शिक्षा संस्थानों में लागू किए जाने वाला पाठ्यक्रम क्रिया प्रदान पाठ्यक्रम रहा है। अब शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद शिक्षा के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम विषय बताया, उनके लिए क्रियाएं बताई शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अब टैगोर जी आते हैं शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि के बारे में उन्होंने क्या अपने क्या कहते हैं उसको बताया। सबसे पहले रविंद्रनाथ जी ने अपने शिक्षण पद्धति में सबसे पहला सिद्धांत जो बताया हुआ है भ्रमण के समय पढ़ाना, टीचिंग वाइल
वॉकिंग। टैगोर का विश्वास था कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा का प्रभाव न तो बालक के मन पर पड़ता है, न ही बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है और न ही उसके शरीर पर, क्योंकि एक ऐसी जो शिक्षा जो क्लास में दी जाती है वह एक गतिहीन शिक्षा है जो व्यर्थ है। वे कहते हैं कि भ्रमण के समय अगर बालकों को मानसिक शक्तियाँ सतर्क रहती है तो उन्होंने अनेक विषयों को प्रत्यक्ष रूप में देकर उसके ज्ञान को वह सरलता से हासिल कर देते हैं। इसीलिए टैगोर ने कहा कि भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षा की सबसे सर्वोत्तम विधि है। क्लास में दिया गया ज्ञान जो पाठ्य ज्ञान होता है वह व्यक्ति के मस्तिष्क पर कुछ समय के लिए रहता है, फिर वह समयानुसार उसको भूल जाता है। लेकिन भ्रमण के समय जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पूरे टाइम तक अपना अधिकार छापे रखती है। फिर है वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शिक्षा, यानी डिस्कशंस एंड क्वेश्चंस आंसर मेथड। टैगोर का कथन था कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तक के रटने से ही प्राप्त नहीं हो जाती, बल्कि छात्रों को प्रश्न करना, उसके प्रश्नों द्वारा छात्रों से उत्तर लेकर उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। छात्रों से वाद विवाद होना चाहिए। वाद विवाद विधि के समर्थक कौन थे? रविंद्रनाथ जी टैगोर। इसलिए वो कहते थे कि बालक के समक्ष जो है अनेक प्रकार की समस्याएं रखनी चाहिए ताकि उन समस्याओं का हल वह वाद विवाद द्वारा निकाल सके। उसके द्वारा डिबेट वाला जो है सिस्टम वो हो और वाद विवाद द्वारा छात्र प्रश्नों का स्वयं अपना हल करना सीखे और उसको समस्या का समाधान करना सीखे। नेक्स्ट थी क्रिया विधि है उनकी, क्रिया द्वारा शिक्षण। टैगोर ने हमेशा ये कहा कि क्रिया शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को ही शक्ति देती है। इसीलिए उन्होंने अपने शांति निकेतन में किसी न किसी दस्तकारी को सीखना अनिवार्य कर दिया। यानी कोई भी कार्य करो सीखने का वह किसके द्वारा होना चाहिए? क्रिया द्वारा। फिर आती है नेक्स्ट उनका शिक्षण विधि मेथड, अपने मातृभाषा द्वारा शिक्षण। यानी रविंद्रनाथ जी टैगोर ने कहा है कि बालक को शिक्षा हमेशा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए ताकि बालक उस भाषा को समझे तथा अपने अंदर उसको ग्रहण करे। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना बहुत ही अनुचित बताया उन्होंने कहा कि विश्व बंधुत्व की भावना के समर्थक रहने के कारण उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सभी संस्कृतियों का स्थान बराबर रूप से मिलने चाहिए। फिर नेक्स्ट उन्होंने शिक्षण का जो विधि बताई है वो बताया खेल कूद द्वारा शिक्षण विधि, यानी टीचिंग थ्रू प्ले। टैगोर जी का कहना था कि बच्चों को शिक्षण हमेशा खेल कूद द्वारा दिया जाना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षण उत्तम होता है क्योंकि खेल में बालक रुचि लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं तथा स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। इसीलिए शिक्षक हमेशा मनोरंजन तथा शिक्षक द्वारा यह शिक्षण मनोरंजन के द्वारा सरल हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने जो पाठ्यक्रम की विधि बताई है वह है स्व अनुभव द्वारा शिक्षण। यानी टैगोर का यह विश्वास था कि शिक्षण इस प्रकार द्वारा दिया जाना चाहिए कि बालक अपने स्व अनुभव द्वारा कुछ सीखे। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा को बालक के जीवन पर केंद्रित किया जाए। जब शिक्षा के जीवन से संबंधित की जाती है तो उसकी कृत्रिमता समाप्त हो जाती है तथा बालक के अनुभवों का महत्व उस समय बढ़ जाता है। अब टीचिंग मेथड के बाद में आता है टैगोर के अनुसार क्या डिसिप्लिन होना चाहिए शिक्षा के लिए, क्या अनुशासन होना चाहिए। रविंद्रनाथ जी टैगोर ने हमेशा बाह्य व्यवस्था के रूप में नहीं वरन आंतरिक भावना के रूप में शिक्षा को अनुशासन के रूप में स्वीकार किया है। वे दंड व्यवस्था के प्रत्यक्ष विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि यदि शिक्षक ज्ञानी है, चरित्रवान है तथा विद्यार्थियों के साथ उसका व्यवहार प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण है तो बालक स्वयं ही अनुशासन का पालन करेंगे। वे स्वशासन की भावना से खेल कूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को आवश्यक मानते थे। इस प्रकार उन्होंने शिक्षण की विधियाँ बताई, शिक्षण के उद्देश्य बताए, फिर अनुशासन बताया। अब टैगोर जी ने लास्ट में कहा कि जो उनके अनुसार जो है कहते हैं ना शिक्षक किस टाइप के होने चाहिए।
तो टैगोर जी के अनुसार शिक्षा देने के लिए टीचर किस प्रकार के होने चाहिए उन्होंने बताया। रविंद्रनाथ जी ने कहा कि शिक्षा केवल शिक्षक के द्वारा ही शिक्षण विधि के द्वारा नहीं दी जा सकती, बल्कि मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है। अतः शिक्षक को वह उन्होंने पूर्वाग्रही, संकीर्ण, अधीन तथा अहंकारी नहीं होने चाहिए। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण कदम उन्होंने शिक्षक के प्रति उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिससे बालक स्व अनुभव द्वारा यानी खुद के अनुभव द्वारा सरलता से सीख सके। उन्होंने कहा कि बालक के जीवन में जो गति है, उसके मस्तिष्क के बंधन है, उसको उससे मुक्ति दे देनी चाहिए। बालक को रचनात्मक शक्तियों को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आदर्श आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बालकों के साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बालक को शिक्षक के समान रूप से सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण तथा सत्य की खोज करनी चाहिए। इस प्रकार रविंद्रनाथ जी ने अपने शांति निकेतन की जो स्थापना की, उसमें बालक के शिक्षा की यही उद्देश्य उन्होंने शांति निकेतन की जो स्थापना की, उस शांति निकेतन के शिक्षा का यही उद्देश्य बताया कि शांति निकेतन का कि बालकों को जहाँ शिक्षा दी जा सके वह प्रकृति से विलग ना हो। बच्चे परिवार में ही रहकर परिवार जैसा वातावरण का अनुभव करे, जहाँ बालक को परस्पर स्वतंत्रता, विश्वास तथा उल्लास का अनुभव हो। छात्र स्वयं कार्य करे, स्वानुभव द्वारा वह सीखे और शिक्षा के क्षेत्र में नवीनता और मौलिकता को महत्व दे। इस सिद्धांत के फलस्वरूप आधुनिक शिक्षालयों में जो प्रचलित रूढ़िवाद का अंत कर शिक्षा के मौलिक रूप को सृजन करे, ऐसी उनकी शांति निकेतन की शिक्षा के उद्देश्य थे। और एक उद्देश्य था उनका शांति निकेतन की स्थापना का मानवीय व्यवहार की शिक्षा देना। जो मनुष्य शिक्षित हो जाता है उसे हम विद्वान मानव कह सकते हैं, किंतु जब सहानुभूति की मात्रा न आए तो उसे पूर्ण मानव नहीं कहा जा सकता। समझ में आया बच्चा? जब तक उसे सहानुभूति की शिक्षा नहीं दी जाती तब तक उसे पूर्ण मानव नहीं कहा जा सकता। तो सहानुभूति का जो आशय है वह प्रत्येक मानव से आत्मीयता स्थापित करने की कला तथा मानवीय व्यवहार की कुशलता को कहा है। फिर कहा उन्होंने शांति निकेतन की शिक्षा का कि बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी बालक को न तो बालक की मानसिक शक्तियों का विकास हो, इसके लिए बालक को किसी न किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, न उसको पारस्परिक व्यवहार में किसी प्रकार की कोई बाधा होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार रविंद्रनाथ जी टैगोर ने अपने शिक्षा के उद्देश्य बताए। उन्होंने शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत दिए जो मैंने आपको बताए। उन्होंने शिक्षा का अर्थ किस तरीके से शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम में कौन से विषय चयनित किए, उसके लिए उसकी क्रियाएं, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक टैगोर जी के अनुसार क्या अनुशासन होना चाहिए, किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शिक्षा दर्शन, उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ, प्रक्रिया, क्रिया, शिक्षण की विधि, अनुशासन तथा शिक्षक की रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षक। और उन्होंने जो शांति निकेतन की स्थापना की उसके बारे में भी, शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य उन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में बताया। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ में। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, देखना और इसको अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करना और घर बैठे शिक्षा का लाभ उठाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा पास में घंटी का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जैसा कि अपन ने शिक्षा के अर्थ, प्रकृति के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, उसके बाद में विभिन्न विद्वानों द्वारा, जैसे विवेकानंद जी द्वारा शिक्षा के उद्देश्य है अपने
अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जिस तरीके से शिक्षा के उद्देश्य बताए, उसी प्रकार अरविंदो ने अपने उद्देश्य बताए, रूसो ने अपने शिक्षा के उद्देश्य बताए। तो बच्चों, इनके उद्देश्य जो होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य, इनका पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्या सभी करीबन एक समान रूप से ही है। तो सबको क्या है, थोड़ा सा अलग अलग उद्देश्यों से अपन को थोड़ा सा अलग अलग वो लाइन का अलग अलग फेर है, बाकी सब उद्देश्य शिक्षा के एक ही है। आप इनको आराम से देखना, लाइक सब्सक्राइब करना। तब तक नेक्स्ट वीडियो से मिलें अपन। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगी मेरे शब्दों को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।